अरे हरीश, कड़ाके की ठंड है आज। बैठो बैठो, गर्मा गर्म चाय बना रहा हूँ, अदरक इलायची डालकर। अरे हरीश, आजकल चेहरा उतरा हुआ रहता है, कुछ बात है? घर परिवार सब ठीक तो है? चाचा, गरीब आदमी का घर कब ठीक रहता है? बिजली का बिल आया है, बच्चों की सर्दी की जैकेट लेनी है, रात भर नींद नहीं आई, सोचता रहा कि कहाँ से जुगाड़ करूं। समझ रहा हूँ बेटे, परेशान होकर क्या करोगे? हिम्मत रखो, छोटे मोटे काम से कुछ न कुछ बन जाएगा। हर महीने यही चिंता चाचा, कैसे निकलेगा? कभी बीमारी, कभी त्योहार, कभी कुछ और। ऊपर से 2 महीनों से सेठ मजूरी अटका के रखा है, वो अगर दे दें तो कुछ काम बन जाते। सुमन का पति पिछले 2 महीनों से सेठ विक्रमादित्य सिंह के खेतों में दिन रात मेहनत कर रहा था। धूप, धूल, कांटे, ठंड सब झेल कर भी उसकी मजदूरी 1 रुपए तक नहीं मिली थी। सूरज अभी निकला भी नहीं था, लेकिन हरीश के हाथ कुदाल थामे कांप रहे थे। ठंड इतनी थी कि जमीन भी पत्थर जैसी जम चुकी थी, क्योंकि हर मिनट की मेहनत उसके घर के चूल्हे का सवाल थी। ओए हरीश, ये क्या घोंगे की चाल से काम कर रहा है तू? हरीश, ये काम अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? सेठ जी, ठंड बहुत है, पर काम तो कर रहा हूं पूरी कोशिश से। सेठ जी, रात में बर्फ पड़ गई थी, मिट्टी जम गई, इसलिए थोड़ा। बहाने मत बना। देख हरीश, मैं सीधी बात करता हूं, काम पूरा नहीं करोगे तो मजदूरी की एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, समझे? हरीश का दिल अचानक भारी हो गया। सेठ जी, मैं दिल लगाकर कर रहा हूं, बस थोड़ा वक्त। वक्त वक्त वक्त, तुम गरीबों को बस रोना ही आता है। सुबह तक पूरा खेत साफ चाहिए, नहीं तो मजदूरी भूल जाना। लेकिन ये खेत बहुत बड़ा है और अकेले। बहाने नहीं सुनने मुझे। काम खत्म तो पैसा, काम अधूरा तो कुछ नहीं। सेठ की बात काट देने से हरीश चुप हो गया। उसकी आंखें लाल हो आईं, पर उसने चेहरा झुका लिया। ठीक है सेठ जी, जितना दम है लगा दूंगा। सेठ की धमकी हवा में तैरती हुई हरीश के शरीर में कांपते हुए उतर गई। उसने एक बार फिर फटी उंगलियों से कुदाल पकड़ी और बिना कहे, बिना देखे अंधेरे खेत में दोबारा झुक गया। मेरे बेटे, मुझे प्यास लगी है। लो माँ, पी लो, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, इस बार लगता नहीं। मैं तुझ पर बोझ बनती जा रही हूँ। तू रोज जंगल में लकड़ियां काटता है, मेहनत करता है, और मैं। माँ, कभी मत कहना कि तुम बोझ हो। तुमने अन्न के दाने दाने को तरस कर मुझे पाला है। अब मेरी बारी है। कल सुबह मैं जमींदार विक्रम सिंह से मिलता हूँ। कुछ पैसे उधार लेकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। नहीं बेटा, उस लालची से दूर ही रहना। उसके ब्याज का चक्कर समझ नहीं आएगा। वो हमारी जमीन, हमारी झोंपड़ी सब हड़प जाएगा। मैं बिना दवा के ठीक हो जाऊंगी। माँ, तुम्हारी एक सांस की कीमत इस दुनिया के सारे धन से भी ज्यादा है। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। डरो मत, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आंखों में दृढ़ संकल्प था, लेकिन उसके मन के एक कोने में जमींदार का डर भी घर कर गया था। क्या हुआ भाई, किससे मिलना है? सेठ जी से मिलना था। अभी घर पर है क्या? सेठ जी को मिलना है? ठीक है, आजा। क्या है? कौन हो तुम? क्या चाहिए? महाराज, मैं वीर हूँ, लकड़हारा। मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। कृपया मुझे उधार दीजिए। मैं अगली फसल आते ही सब वापस कर दूंगा। उधार? तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? वही टूटी फूटी झोपड़ी? महाराज, मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं कड़ी मेहनत करके सब चुका दूंगा। ठीक है, यह कर्ज का समझौता है। ब्याज 25%। अगले 6 महीने में पूरी रकम वापस करनी होगी, नहीं तो तुम्हारी झोपड़ी और तुम्हारी वह 2 बीघा जमीन मेरी हो जाएगी। अंगूठा लगा दो। वह जानता था कि यह एक भयंकर सौदा है, लेकिन माँ की जान के आगे उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने कांपते हाथों से कागज पर अंगूठा लगा दिया। बेटा विक्रम तेज बुखार में तड़प रहा था। नींद टूट टूट कर आती।
और दवाई के नाम पर उनके पास सिर्फ गुनगुना पानी बाकी था। आज हरीश के लिए सब्र का बर्तन भर चुका था। अगर आज वह मजदूरी लेकर नहीं आया तो शायद उसके बेटे की सांसें और भी कमजोर पड़ जाएंगी। हरीश, आज खाली हाथ मत आना। हरीश, अगर थोड़ी सी भी मजदूरी मिल जाए ना तो मैं विक्रम की दवाई ले आना। बच्चा बहुत जल रहा है हरीश, देखो ना इसका माथा। मुझे पता है सुमन, मैं सेठ जी से हाथ जोड़कर भी मांगूंगा तो भी मांगूंगा। आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा, चाहे जो हो जाए। अपने बेटे की टूटी हुई आवाज हरीश के दिल में कील बनकर उतरती है। उसे महसूस होता है अगर आज भी मजदूरी न मिली तो सिर्फ पेट ही नहीं, उसका बेटा भी हार सकता है। ध्यान से जाना, सेठ का मिजाज आजकल और खराब है। लेकिन तुम पूछना जरूर, 2 महीने हो गए हरीश। मुझे उससे डर नहीं लगता सुमन। डर मुझे इस बात का है कि कहीं विक्रम को कुछ हो ना जाए। वह सुमन से नजरें चुराता है क्योंकि उसकी अपनी आंखों में पानी भर आया है। गरीबी आदमी की कमर नहीं, उसका आत्मसम्मान तोड़ती है। पर आज हरीश ने अपनी टूटी हुई हिम्मत को दोबारा समेटा और सेठ विक्रमादित्य सिंह की हवेली की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी, दिल में डर और दिमाग में सिर्फ एक आवाज, मुझे अपने बेटे की दवाई लानी है। एक तरफ महल की ऊंची दीवारों के अंदर गर्म अंगीठियां जल रही थीं और दूसरी तरफ गांव के मजदूरों के घरों में ठंड की सुइयां चुभती जा रही थीं। सेठ जी, वो 2 महीने की मजदूरी अगर मिल जाए तो बहुत राहत हो जाएगी। अरे हरीश, कितनी जल्दी है तुम्हें? काम तो आधा अधूरा पड़ा है। पहले काम पूरा कर, फिर हिसाब होगा। सेठ की बात सुनकर हरीश का दिल जैसे बैठ गया। उसने अपनी उंगलियां मोड़ी, होंठ भींचे और बहुत कोशिश करके खुद को संभाला। सेठ जी, घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं चला। बेटे को बुखार है, दवाई भी नहीं ला पा रहा। मैं कर्ज नहीं मांग रहा, बस अपनी ही कमाई मांग रहा हूँ। है तू बहुत बोल मत हरीश, पहले काम पूरा कर, जा यहाँ से। हरीश के घर की हालत अब ऐसी थी कि चूल्हा 2-2 दिन तक ठंडा रहता। बेटा विक्रम तेज बुखार में तड़प रहा था। नींद टूट टूट कर आती और दवाई के नाम पर उनके पास सिर्फ गुनगुना पानी बाकी था। दिन रात एक करके भी इतना पैसा नहीं जोड़ पाया था कि जमींदार का कर्ज चुका सके। कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख आ गई। बेटा मुझे मर जाने देता, पर सेठ से उधार लेके बेहद बड़ा गलती किया। मुझे तो सोच के डर लगने लगा है। कुछ नहीं होगा माँ, बस तू फिक्र मत कर, तेरा ये बेटा सब संभाल लेगा। बेटा तुझे शायद याद नहीं होगा क्योंकि तू छोटा था, इस सेठ ने तेरे बाबा को कितनी जलील किया है। ये सेठ तेरे बाबा का हत्यारा है। कुछ साल पहले तेरे बाबा गांव की सबसे ईमानदार आदमी में से एक थे, लेकिन ये सेठ। कई साल पहले जब वीर छोटा था, मधुपुर की सुबह बड़ी प्यारी होती थी। नीली नदी के किनारे से हल्की धुंध उठती और हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुल जाती। माया, आज जंगल के उस पार बड़े तने वाले सागौन के पेड़ दिखे हैं। अगर सब सही रहा तो आज लकड़ी बेचकर थोड़ा ज्यादा कमा लूंगा। शाम तक लौट आऊंगा और वीर के लिए गुड़ की जलेबी भी लाऊंगा। बस इतना ध्यान रखना कि खाना वक्त पर खा लेना। कल रात फिर बुखार था, ज्यादा मेहनत मत करना। बाबा, मैं भी चलूं क्या? अरे तू अभी छोटा है, पहले अपनी माँ की मदद कर, फिर मेरे जैसा बनना। लेकिन याद रख बेटा, मेहनत में ही असली इज्जत है। हरिदास ईमानदार लकड़हारा था। वो जंगल से उतनी ही लकड़ी काटता जितनी जरूरत हो। लेकिन गांव के पास के सेठ लालचंद को यह पसंद नहीं था। सेठ लालचंद गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास न सोने की कमी थी न जमीन की, लेकिन दिल में इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। मुनीम जी, इस हरिदास को कहो जो लकड़ी काटता है वो आधी मेरे गोदाम में दे। कह दो यही गांव का कानून है। जी हुजूर। हरिदास को यह खबर मिली तो उसका चेहरा उतर गया, लेकिन वो शांत मन से हवेली पहुंचा। सेठ जी, मैं मेहनत से अपनी रोजी चलाता हूं, आपकी भी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरी कमाई आधी देना तो अन्याय होगा। अन्याय?
तेरी औकात क्या है जो तू हमसे न्याय की बात करे? इस गांव में सूरज भी हमारे इजाजत से उगता है। तू लकड़ी हमारे जंगल से काटता है, आधी हिस्सेदारी हमारी होगी। सेठ जी, जंगल सबका है, मैं चोरी नहीं करता। अगर आप हिस्सा ही लेना चाहते हैं तो गरीबों का हिस्सा क्यों नहीं बांटते? सेठ लालचंद का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने पास रखे पानी के लोटे को जोर से जमीन पर फेंका। मुनीम, इसे बाहर निकाल दो। और सुनो, आज से इस आदमी की कोई लकड़ी मंडी में नहीं बिकेगी। जो भी खरीदेगा मैं उसका कारोबार बंद कर दूंगा। क्या हुआ जी? सेठ ने मदद की? नहीं माया, उसने तो सब छीन लेने की धमकी दी है। अब लकड़ी बेचना भी मुश्किल होगा। उस दिन से हरिदास की रोजी छिन गई। घर में रोटियों की जगह चिंता और अपमान के काले बादल छा गए। सर्दी बढ़ गई थी। झोपड़ी के भीतर चूल्हा बुझ चुका था। छोटा वीर अपनी माँ की गोद में दुबका हुआ था। हरिदास, कुछ लकड़ी बेच पाओ? नहीं माया, अब मंडी वाले भी डरते हैं। कहते हैं सेठ का हुक्म है, जो हमसे खरीदेगा उसे गांव से निकाला जाएगा। तो अब कैसे चलेगा घर? कोशिश करूंगा। नदी पार एक और गांव है, वहां के बाजार में लकड़ी बेचने जाऊंगा। हरिदास ने अगली सुबह लकड़ियां कंधे पर रखी और ठंड में निकल पड़ा। उसके फटे कपड़े, खुरदरे पांव और कांपते हाथ उसकी हालत बयान कर रहे थे। लेकिन सेठ लालचंद की नफरत यही नहीं रुकी। वो अपनी इज्जत की चोट नहीं भूल पाया। सुना है वो हरिदास दूसरी मंडी जा रहा है लकड़ी बेचने। जा, उसे वहीं रोक दे। बोल, जंगल का माल चोरी का है। मुनीम और 2 गुंडे नदी किनारे हरिदास का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो पहुंचा, उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। अरे ओ हरिदास, ये लकड़ी कहां से लाई है? जंगल से, जैसे रोज लाता हूं। चोरी की है तूने। सेठ का जंगल काटा है। अब अदालत में जवाब देना पड़ेगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये झूठ है। उन्होंने हरिदास की लकड़ियां फेंक दी। उसे घसीटते हुए सेठ की हवेली में ले गए। सेठ ने आदेश दिया कि हरिदास को सबके सामने चोर कहा जाए। देखो इस आदमी को, इसे गांव से बाहर निकाल दो। इसने जंगल लूटा है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथों से सिर्फ पसीना गिरा है, चोरी नहीं। गांव के कुछ लोग सहमे हुए खड़े रहे। किसी ने आवाज नहीं उठाई। माया दूर से यह सब देख रही थी, आंसू और भय में डूबी हुई। बस करो, मेरे पति निर्दोष हैं। सेठ ने क्रोध में अपने नौकर को इशारा किया और नौकर ने हरिदास के चेहरे पर पानी की बाल्टी फेंक दी। सेठ जी, आपने आज मेरी इज्जत ही नहीं, मेरी आत्मा भी मार दी। कभी इसी गांव में हरिदास सबसे सच्चा, सबसे मेहनती किसान माना जाता था। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर जमीन जैसी ईमानदारी जरूर थी। लेकिन वक्त को ईमानदार लोग रास नहीं आते। और एक दिन उसके खेतों पर भी लालच की परछाई पड़ गई। हरिदास, कर्ज का वक्त खत्म हो गया। अब ये खेत मेरे हैं। सेठ जी, थोड़ा वक्त और दे दीजिए, फसल कटेगी तो सब चुका दूंगा। तेरी ईमानदारी से पेट नहीं भरता, निकल यहाँ से। छोटा वीर डर के मारे पिता के पीछे छिपता है। रामदास कांपते कदमों से घर पहुंचा। रात भर खामोश बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू, पिता का कांपता हाथ उसके सिर पर। उस दिन सिर्फ खेत नहीं छीने गए, एक पिता की उम्मीद भी छिन गई। वीर बेटा,
कभी किसी से नफरत मत करना। जिस दिन माफ कर देगा उसी दिन तेरा दिल सच्चा बनेगा। हरिदास का हाथ वीर के सिर से गिरता है और हमेशा के लिए दीपक बुझ जाता है। उस रात वीर ने सिर्फ अपने पिता को नहीं बल्कि अपनी छांव को भी खो दिया। उस दिन वीर ने अपने पिता का चेहरा आखिरी बार देखा। वो तब बच्चा था, लेकिन उस दृश्य ने उसकी आत्मा पर गहरी छाप छोड़ दी। माँ, बाबा क्यों नहीं उठ रहे? बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अच्छाई इस दुनिया को समझ नहीं आती। तेरे बाबा भी ऐसे ही थे। अब तेरे बाबा कभी नहीं उठेंगे। वीर ने उसी दिन अपने दिल में एक प्रण लिया। वो कभी किसी के आगे झुकेगा नहीं, कभी लालच के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा। जब वीर बड़ा हुआ तो वही कुल्हाड़ी थाम ली जो उसके पिता की थी। हर वार के साथ उसे अपने पिता की याद आती। बाबा, आपसे वादा है, मैं आपकी ईमानदारी की मशाल बुझने नहीं दूंगा। भले भूख लगे पर लालच को कभी गले नहीं लगाऊंगा। माया ने बेटे की आंखों में वही चमक देखी जो कभी हरिदास की आंखों में थी, लेकिन साथ ही वह डर भी कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे। भाई, कोई अंदर जाकर बता दो, सेठ जी से बस 2 मिनट बात करनी है। बच्चा बहुत बीमार है। कितनी बार कहा है, सेठ जी व्यस्त हैं। हर रोज यहाँ खड़े रहने से मिल जाएगी मजदूरी। चलो हटो रास्ते से, दरवाजा बंद करना है। चौकीदार की आवाज में ठंड से ज्यादा बर्फ थी, लेकिन हरीश अपने बच्चे की हालत के सामने हर अपमान निगल चुका था। भाई, 2 महीने हो गए, आज दवाई भी उधार नहीं मिली। बस एक बार बोल दो उनसे, मैं हाथ जोड़ता हूं। तभी महल के अंदर से ऊंची ऊंची हंसी की आवाजें आईं। सेठ विक्रमादित्य अपने मेहमानों के साथ गर्म कमरे में चाय पी रहा था। बाहर खड़ा हरीश अपनी सर्द सांसों के धुएं में खुद को गायब होता देख रहा था। ठंड में काम रुक गया तो क्या, खेत मेरा है, वक्त भी मेरा है। मजदूरों को कौन सी जल्दी है, भूख लगेगी तो खुद ही आ जाएंगे। सही कहा सेठ जी, मजदूरों को ज्यादा सिर पर चढ़ाओ तो ये खुद को राजा समझने लगते हैं। ये शब्द भले दीवारों से टकराकर बाहर नहीं आए, लेकिन उस हंसी का घमंड धारारों के बीच से रिसकर हरीश के दिल में उतर रहा था। हे भगवान, अब क्या करूं? विक्रम घर पर तड़प रहा होगा। सुमन की आंखों में भी डर है। क्या मैं अपने ही पसीने के पैसे भी नहीं मांग सकता? चौकीदार ने हरीश की दिल की आवाज सुनी। पल भर के लिए उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। शायद एक गरीब बाप की मजबूरी ने उसके दिल को छुआ था। ठीक है हरीश, रुको, मैं कोशिश करता हूं, शायद आज बात बन जाए। राम भला करे भाई, सच में। क्या है अब, फिर वही हरीश? जी सेठ जी, कह रहा था कि बच्चा बीमार है, दवाई चाहिए। गरीबों को बीमारी भी जरूरत से ज्यादा होती है। उसे कह दो पहले 2 महीने की मजदूरी पूरी करे, तभी पैसा मिलेगा। जी ठीक है सेठ जी। सेठ जी अभी व्यस्त हैं, बोल दिया है, हिसाब पूरा होने पर ही पैसा मिलेगा। हरीश के चेहरे पर ठंडी हवा नहीं बल्कि निराशा की छांटें लगती है। भाई, मेरा बच्चा मर जाएगा, द्वारा जाके कह दो। अबे चल, जिद मत कर, समझ नहीं आता, जा यहां से। मैनेजर जी, मैं आपके पैर पड़ रहा हूं, बस एक बार और सेठ जी से कह दीजिए, मेरा बेटा बुखार से तप रहा है। अबे चल, जा यहां से। उस बंद दरवाजे की आवाज ने हरीश की उम्मीद के आखिरी टुकड़े भी तोड़ दिए। उसकी आंखों में आंसू नहीं बहे, वह आंसू तो ठंड में जम चुके थे। इन गरीबों को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। कल 2 रोटी मांग रहा था, आज दवाई के पैसे। 2 महीने का हिसाब पूरा होने पर पैसे मिलेंगे। वह वापस लौटा तो रास्ते में उसके पैरों के निशान बर्फ में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। आसमान से गिरती बर्फ की हर परत मानो मौत का संदेशा ला रही थी। झोंपड़ी की टूटी खिड़की से एक युवा लड़का बाहर देख रहा था। माँ, ये बर्फ थमने का नाम ही नहीं ले रही। पिताजी को आए 3 घंटे हो गए, कहीं रास्ते में तो नहीं फंसे? चिंता मत कर बेटा,
तेरे पिता पर भगवान की कृपा है, वे सेठ जी से तुम्हारी दवाई के लिए पैसे लेकर आएंगे। सुमन ने अपनी आंखों में छिपे डर को छुपाते हुए बेटे को झूठी आशा दी। असल में वे 3 दिन से भूखे थे। आखिरी रोटी कल ही खत्म हो गई थी। माँ, मुझे सर्द नहीं लग रही, अब नींद आ रही है। सुमन समझ गई ये हाइपोथर्मिया के खतरनाक लक्षण थे। उसने बेटे को जगाए रखने के लिए गाना गाना शुरू किया, वही गाना जो बचपन में वह सुलाने के लिए गाती थी। सुमन ने उसकी खाली जेबें देखकर सब कुछ समझ लिया। माफ करना सुमन, मैं नाकामयाब पति हूँ, नाकामयाब पिता। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब वक्त नहीं गंवाना है, विक्रम की हालत खराब है। बाहर निकल, वक्त आ गया है कर्ज चुकाने का। सिपाही जी, थोड़ा और वक्त दे दो। मेरी माँ अभी भी ठीक नहीं हुई है। कृपया जमींदार साहब से मेरी विनती पहुंचा दो। वक्त? जमींदार साहब ने साफ आदेश दिया है, आज पैसे नहीं तो घर खाली करो। चल बाहर निकल। सिपाहियों ने झोपड़ी के अंदर का थोड़ा बहुत सामान, एक पुराना चूल्हा, कुछ बर्तन, माया की एक पोटली बाहर फेंकना शुरू कर दिया। माया डर और आघात से कांप रही थी। नहीं, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है ये सब। हमारे पास और कहीं जाने को नहीं है। भगवान के लिए रहम करो। माँ, इनसे विनती बेकार है। चिंता मत करो, जब तक मेरे हाथ पांव काम करते हैं मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। जंगल है, नदी है, हम कहीं ना कहीं आश्रय ढूंढ लेंगे। चलो, हमें यहां से जाना होगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हौसला बुलंद था। वीर और माया जंगल में एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ की जड़ें एक प्राकृतिक छत का निर्माण कर रही थीं। वीर ने पत्तों और लकड़ियों से एक अस्थायी झोपड़ी बनाई। वह रोज जंगल से फल, जड़ें और औषधीय पत्तियां लाता, माँ का इलाज करता और उनकी सेवा करता। एक दिन दवा की तलाश में वह जंगल की गहराई में चला गया। तभी उसकी नजर एक झाड़ी में फंसी हुई एक अद्भुत चिड़िया पर पड़ी। उसके पंख सूरज की किरणों की तरह सुनहरे चमक रहे थे। अरे, ये चिड़िया तो शिकारी के जाल में फंस गई है। इसके सुनहरे पंख, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं लगती। वीर ने तुरंत अपने छुरे से जाल के मजबूत धागे काट दिए और चिड़िया को धीरे से अपनी हथेली में निकाल लिया। धन्यवाद वीर, तुमने आज मेरी जान बचाई। तुम बोल सकती हो? तुम हो कौन? मैं सोन चिड़िया हूँ। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मैं उन्हीं के सामने प्रकट होती हूँ जिनका हृदय निष्कपट और दयालु होता है। तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी मदद? पर तुम इतनी छोटी सी चिड़िया मेरी क्या मदद कर सकती हो? आकार से क्या होता है वीर? देखना, सुनना और मार्गदर्शन करना ही तो सबसे बड़ी सहायता है। सुनो, उस दूर दिखने वाली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर एक कल्प वृक्ष रहता है। वह सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष है। तुम्हें उसकी एक डाली तोड़कर लानी है। कल्प वृक्ष? लेकिन क्या वह मुझे एक डाली देगा? वह देगा अगर तुम्हारा इरादा शुद्ध होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, डाली तोड़ते समय तुम्हारे मन में लालच, स्वार्थ या धन की लिप्सा की एक किरण भी नहीं आनी चाहिए। अगर आई तो वह डाली तुरंत सूखकर राख हो जाएगी। तुम्हें बस अपनी माँ के प्रेम और उनकी सेवा का विचार मन में रखना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। वीर ने हिम्मत बटोरी और पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की। रास्ता बेहद कठिन था। कंटीली झाड़ियां, फिसलन भरे पत्थर और ऊंची ऊंची चट्टानें। कई बार उसके हाथ पैर छिल गए, लेकिन वह रुका नहीं। उसके मन में बस एक ही विचार था, अपनी माँ को स्वस्थ देखना। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वह चोटी पर पहुंच गया। वहां एक अद्भुत दृश्य था। एक विशालकाय वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं और पत्ते मोतियों की तरह चमक रहे थे। हवा में एक दिव्य सुगंध थी। हे दिव्य कल्प वृक्ष, मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ। मेरी माँ बीमार है
और हमारा घर छिन गया है। मैं सिर्फ उनकी सेवा करना चाहता हूँ, उन्हें स्वस्थ देखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी एक छोटी सी डाली दें, मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। वीर के मन में लालच का नामो निशान तक नहीं था। वह पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से माँ की चिंता में डूबा हुआ था। उसने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, तो देखा कि वृक्ष की एक कोमल हरी भरी डाली उसके सामने जमीन पर गिरी हुई है, मानो वृक्ष ने स्वयं उसे भेंट किया हो। धन्यवाद हे कल्प वृक्ष, अनंत धन्यवाद। वीर तेजी से नीचे उतरा और सीधे सोन चिड़िया के पास पहुंचा। शाबाश वीर, तुमने सफलतापूर्वक परीक्षा पास कर ली। तुम्हारा हृदय शुद्ध है। अब इस डाली को इस उपजाऊ जमीन में बो दो। वीर ने वैसा ही किया। उसने ध्यान से जमीन खोदी, डाली को रोपा और उसे पानी दिया। अब इसकी देखभाल करना, इसे रोज सच्चे दिल से पानी देना और इसके विकास को देखना। जब यह पेड़ बनकर फल देगा तो उसके फल तुम्हारी सारी मुसीबतों का हल लेकर आएंगे। वीर ने नियमित रूप से पौधे की देखभाल शुरू कर दी। कुछ ही हफ्तों में वह एक तेजी से बढ़ता हुआ पौधा बन गया। महीनों बाद वह एक सुंदर और मजबूत पेड़ में तब्दील हो गया। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। पेड़ पर सुनहरे रंग के चमकदार फल लगे, जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। माँ, देखो, यह तो सोना है। ओह प्रभु, ये तो सोन चिड़िया का आशीर्वाद है। उसने हमारी सुन ली। वीर ने एक बीज को शहर ले जाकर बेचा। उसने पैसों से माँ के लिए अच्छा खाना, गर्म कपड़े और बेहतरीन दवाइयाँ खरीदी। धीरे धीरे वीर अपनी घर जमीन सेठ के पास से डबल पैसा देके वापस ले ली। माया का स्वास्थ्य लगातार सुधरने लगा। उनके चेहरे पर फिर से खुशी और चमक लौट आई। वीर के सुखी होने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। यह खबर जमींदार विक्रम सिंह के कानों तक भी पहुंची। क्या वह गरीब निर्धन लकड़हारा अब अमीर बन गया है? उसके पास सोने के बीज हैं। ये कैसे संभव है? उसने चोरी की होगी, जादू टोना किया होगा। हुजूर, लोग कहते हैं कि उसे जंगल में एक जादू चिड़िया ने आशीर्वाद दिया है। जादुई चिड़िया, चाहे जो भी हो, वह सारा खजाना मेरा होना चाहिए। मुझे पूरा का पूरा पेड़ चाहिए। अगर एक डाली से इतना कुछ मिल सकता है तो पूरा पेड़ मेरे पास आ जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जमींदार ने वीर को बुलवाया और डरा धमकाकर, झूठे केस का खतरा दिखाकर पूरी कहानी जान ली। लालच में अंधा होकर जमींदार अपने मजबूत सिपाहियों और लोहे के कुल्हाड़ों के साथ जंगल में कल्प वृक्ष के पास पहुंच गया। वाह, क्या दिव्य पेड़ है! ये सब कुछ मेरा होगा। जल्दी करो, इस पेड़ को जड़ से उखाड़ लो। हर एक डाली, हर एक पत्ता, हर एक बीज, सब कुछ मेरा है। जैसे ही पहले सिपाही ने कुल्हाड़ी उठाकर वार करने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ से एक तेज सफेद रोशनी फूट निकली। पूरा इलाका दिन की तरह चमक उठा। एक गर्जनापूर्ण दिव्य आवाज गूंजी। रुक जा। जिसने लालच में अंधा होकर मेरी शांति भंग की है, उसे सबक सीखना होगा। पेड़ की हर डाली से हजारों नुकीले जहरीले कांटे निकल आए और सांपों की तरह जमींदार और उसके सिपाहियों की ओर बढ़े। कांटों ने उन्हें जकड़ लिया और उनके शरीर में घुस गए। अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हारे शरीर पर ये कांटे तब तक रहेंगे जब तक तुम्हारा हृदय लालच से मुक्त नहीं हो जाता। केवल निस्वार्थ सेवा और दयालुता ही इन कांटों को पिघला सकती है। जाओ और सीखो।
कि असली धन क्या होता है। डर और पीड़ा से व्याकुल जमींदार और उसके सिपाही वहां से भाग खड़े हुए। वीर ने सोने के बीजों से मिले धन का सदुपयोग किया। उसने न सिर्फ अपना जीवन सुधारा बल्कि पूरे गांव की मदद की। उसने गरीबों के लिए एक धर्मशाला बनवाई और सभी किसानों का जमींदार पर बकाया कर्ज चुकता कर दिया। माया पूरी तरह स्वस्थ हो गई और अपने बेटे के नेक कामों को देखकर गर्व से फूली नहीं समाती थी। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गरीबों की सेवा शुरू कर दी और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर के कांटे गायब होते गए। और सोन चिड़िया, वह अक्सर वीर के नए घर के बाहर वाले पेड़ पर बैठकर मधुर स्वर में गीत गाया करती, जो हवा में घुलकर सबको एक सीख दे जाता।